है ना। फिजिक्स वाले पार्ट का ये सेकेंड चैप्टर है, नाम है इसका फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फोर्स आप लोग जानते हो क्या होता है, फोर्स पढ़े आप लोग क्लास 8 में भी, फोर्स एंड प्रेशर करके यूनिट होता था, एक चैप्टर था ना फोर्स एंड प्रेशर। क्या पढ़े हो फोर्स के बारे में उसमें? हाँ, क्या होता है फोर्स? ठीक है, ये अपन पढ़ते थे ना, अ पुश और अ पुल, अ पुश और अ पुल, ऐसा बोलते थे। तो फोर्स का डेफिनेशन हो सकता है कि पुश और पुल है जिससे बॉडी में कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। अब वो इफेक्ट किस टाइप के हो सकते हैं? तुम लोग क्या कर रहे हो, तो यहां ध्यान दो। वो इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं? कोई बॉडी अगर मोशन में है, मोशन मतलब जानते हैं ना, उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो उसको आप फोर्स लगा के रेस्ट में ला सकते हो। अगर वो रेस्ट में है तो फोर्स लगा के उसको मोशन में भी ला सकते हो। हाँ, मोशन में है तो आप उसकी वेलोसिटी चेंज कर सकते हो, वेलोसिटी कैन चेंज, या डायरेक्शन कैन चेंज। फुटबॉल इधर से आई, आपने रोक करके इधर मार दी, तो डायरेक्शन पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। आपके पैर ने फोर्स लगाया ना, रोकने के लिए भी और मारने के लिए भी। तो पहले वो रेस्ट में आई और फिर उसका डायरेक्शन क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज। कई बार बॉडी का शेप भी चेंज होता है ना। आपके अप्लाइड फोर्स से क्या होता है, बॉडी का शेप भी चेंज हो सकता है, समझ रहे हैं क्या? तो ये सारे इफेक्ट आते हैं फोर्स के कारण। एम आई क्लियर? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी बॉडी, दिस इफेक्ट्स में प्रोड्यूस। अगर वो मोशन में है तो रेस्ट में ला सकते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, उसकी स्पीड कम कर सकते हैं, उसको टोटली रोक भी सकते हैं। जो रुकी हुई बॉडी है उसको मोशन में ला सकते हैं, है ना। और एक बॉडी है उसका भी हम शेप चेंज कर सकते हैं। अगर वो मान लीजिए कोई लेट्स से अपन जो डो आटा गूंथते हैं, उसके फोर्स से क्या होता है, उसका शेप चेंज हो रहा है, ठीक है। तो शेप चेंज भी कर सकते हैं हम बॉडी का, समझ रहे हैं क्या? तो ये सब क्या है, ये सब है फोर्स के क्या, इफेक्ट्स। फोर्स के क्या है ये, कि फोर्स आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस ला सकता है, समझ रहे हैं क्या? तो फोर्स इज अ पुश और अ पुल, करेक्ट है ना, विच कैन ब्रिंग, है ना, द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑन अवर बॉडी, ठीक है। और क्या पढ़ते थे फोर्स के बारे में, टाइप्स पढ़ते थे क्या, याद है कुछ टाइप्स? उससे थोड़ा पीछे जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक फोर्स का एग्जांपल हो गया। दो फोर्स पढ़ते थे आप लोग, कांटेक्ट, आप लोग जो बोल रहे हैं वो इन सबके टाइप्स हैं। मस्कुलर बोले आप लोग वो कांटेक्ट का टाइप है, किसी ने ग्रेविटेशनल बोला वो नॉन कांटेक्ट का टाइप है। तो कांटेक्ट एंड, पढ़े थे ना लोग, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट, की पहली बार सुन रहे हैं? पढ़े है ना, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट, एंड एज द नेम सजेस्ट, इस फोर्स में दोनों बॉडी के बीच में कांटेक्ट होगा। जैसे मस्कुलर फोर्स से मुझे ये कॉपी उठानी है, ये बुक उठानी है, तो मैं बिना उसको टच किए नहीं उठा सकता, है ना। मेरे पास कोई शक्तियां तो है नहीं कि मैं ऐसा करूंगा तो वो उड़ जाएगी, समझ रहे हैं? वो तो पिक्चरों में होता है, यहाँ तो आपको प्रॉपर उस बुक को टच करना पड़ेगा और उठाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर एक मस्कुलर फोर्स इन्वॉल्व है जो बिना टच के नहीं हो सकता, समझ रहे हैं क्या? तो वो आपके कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब तक दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी, फोर्स एंड फ्रिक्शन था ना आपके चैप्टर का नाम, कि जब तक दो बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी, जब तक वो बॉडी एक ग्राउंड सरफेस पे नहीं है, ग्राउंड के ऊपर फ्रिक्शन नहीं लगा पाएगा, तो वो भी एक तरह का क्या हुआ, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। और नॉन कॉन्टैक्ट के एग्जांपल जैसे आपने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर इस पेन को मैंने नीचे छोड़ दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इसको नीचे खींचेगा बिना इसके टच किए। कोई टच तो है नहीं, इसका कोई भी पार्ट ग्राउंड को टच नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी ये छोड़ने पर नीचे जाएगी अपने आप पेन। उसका रीजन है कि एक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर जो उसको पुल कर रहा है, कहां, टुवर्ड्स दी अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ इसको पुल किया जा रहा है। और वो फोर्स कैसा है, नॉन कॉन्टैक्ट। उसके अलावा हमारा मैग्नेटिक फोर्स है ना, इसका एग्जांपल और क्या क्या हो सकता है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, एक मैग्नेटिक फोर्स हो गया। साउथ पोल को रिपेल कर देगा बिना टच किए, साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर लेगा बिना टच किए, साउथ पोल या कोई भी पोल आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा बिना टच किए।
तो यहाँ पे कोई टच इन्वॉल्व नहीं है, बट देयर इज अ फोर्स बिटवीन दैट टू बॉडी। कभी दो बॉडी तो इन्वॉल्व होना चाहिए ना फोर्स के लिए। अगर आप टेबल को पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो, तो यहाँ पे कौन सी दो बॉडी इन्वॉल्व है, आप और वो टेबल। तो वी नीड एटलीस्ट टू बॉडी इन्वॉल्व होनी चाहिए। एक पे फोर्स लग रहा होगा, दूसरा फोर्स लगा रहा होगा, राइट। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो भी एक तरह का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, पॉजिटिव रिपेल्स पॉजिटिव, नेगेटिव रिपेल्स नेगेटिव। तो ये सब भी बिना टच के हो रहा है, समझ रहे हैं क्या। तो ये सारे फोर्सेस के लिए आपको दोनों बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है। और जो हमारे मस्कुलर फोर्स थे, हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स था, है ना, इन सब में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ने वाली है। ये क्लासिफिकेशन आप क्लास 8 में पढ़े हो फोर्स का, राइट। यहां हम एक और तरीके से फोर्स को क्लासिफाई करेंगे, वो होता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। अब इसका मीनिंग समझना, बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल समझना कि मान लीजिए एक ब्लॉक पड़ा है, एक बॉक्स पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर, आपने यहां से एक फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स किसी ने यहां से लगाया, सेम फोर्स। तो ना अगर एक ही बॉडी पर ऑपोजिट डायरेक्शन से सेम फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं, तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर। हाँ, इसका नेट फोर्स एग्जैक्टली, इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों हुआ जीरो, क्योंकि आप जब भी कोई बॉडी में फोर्स दो डायरेक्शन पे लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन पे, तो हम दोनों को क्या करते हैं, माइनस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है। इस टाइप के अरेंजमेंट को अपन, इस टाइप के फोर्स को क्या बोल रहे हैं, बैलेंस फोर्स। एज द वर्ड मीन बैलेंस, दोनों तरफ बराबर है ना, इसलिए ये बैलेंस फोर्स कहला रहा है। इससे ये बॉडी मूव होगी क्या, नहीं होने वाली। जितना फोर्स इधर से इसको लग रहा है, उतना ही फोर्स इधर से भी लग रहा है इसको। तो ना वो इस तरफ मूव होने वाली है, ना वो राइट तरफ मूव होने है, ना वो लेफ्ट की तरफ मूव होने वाली है। समझ रहे हैं क्या। हाँ, पर अगर एक तरफ से फोर्स ज्यादा होता, ये वाला फोर्स लेट से, यूनिट किसी को पता है फोर्स का, न्यूटन, 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और इधर से 2 न्यूटन का फोर्स ही लग रहा है, तो अब ये मूव होगा किस डायरेक्शन में, राइट साइड में। क्योंकि अभी भी अपन इसको माइनस करने वाले हैं, तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन। तो जब भी फोर्स ऑपोजिट लग रहे होंगे ना, तो माइनस होते हैं। और वही अगर मैंने एक बॉक्स पर फोर्स एक ही डायरेक्शन पे दो फोर्स लगाए, 5 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, तो अब ये क्या हो जाएंगे दोनों, एड 7 न्यूटन। वो भी अभी कहां लग रहा है, राइट साइड में ही लगेगा फोर्स। तो इन दोनों केस में बॉडी राइट साइड में मूव होने वाली है, यहां पे वो अपनी जगह पर ही रहेगी। हाँ, हाँ, जो इसके ऊपर टोटल फोर्स लग रहा है, कहने को तो इसके ऊपर 5 और 2 दोनों लग रहा है, बट टोटल कितना लग रहा है, तो वो है 3। क्योंकि जो दूसरा फोर्स लग रहा है ना 2 न्यूटन का, वो अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है। समझ रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन है। फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्या होती थी वेक्टर क्वांटिटी, हाँ, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं है, उसका डायरेक्शन भी है। हाँ, ठीक है, जिसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी है, उसका क्या है, डायरेक्शन भी, उसको अपन कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए यहाँ पे दिखने में हमें भले दो फोर्स दिख रहे होंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 7 न्यूटन बोल दिया अपन। हमको देखना है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम ऐड कर सकते हैं, इफ नॉट तो माइनस करेंगे। और माइनस करने के बाद भी जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगा, उस तरफ डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। ऐसे इसका मोशन का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट, इसका क्या है, टुवर्ड्स राइट, और इसका क्या है, अगर ये रेस्ट में होगा बॉक्स तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन में होगा तो मोशन में ही रहेगा। हाँ, नहीं क्यों रहेगी, 10 हो जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो। अगर मैंने लिया एक साइड पर 5 न्यूटन का फोर्स, साइड पर मैंने लिया 2 न्यूटन का, और दोनों को मैं क्या बोलते हैं वो किया, तो आंसर 3 न्यूटन आ रहा है। बट मेरा जो बॉक्स उसको 7 न्यूटन का फोर्स चाहिए में, तो क्या वो बैलेंस फोर्स में की होता है, इनबैलेंस, अनबैलेंस ही है। देखो ये सिर्फ यही वाला बैलेंस फोर्स का एग्जांपल है, सुन रहे हैं क्या। बाकी दोनों एग्जांपल किसका है, अनबैलेंस फोर्स का। बैलेंस फोर्स का मतलब होता है, बैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि जब सारे फोर्सेस मिला करके नेट फोर्स 0 आ रहा है एक बॉडी पर, उस टाइप के फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। इससे बॉडी ना
मोशन में अगर है तो वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही होगी उसी वेलोसिटी से मूव करते रहेगी, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। कहने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो। देखो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी तो एक्सेलरेशन जीरो ही होगा, और अगर वो एक वेलोसिटी से चल रही है अभी भी उसी से चलेगी तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो है। चेंज इन वेलोसिटी जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो ये जीरो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, जीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि यहां पे कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने वाला है। आप देखोगे कि अगर वो बॉडी रेस्ट पे है और वो रेस्ट पे ही है दोनों तरफ से फोर्स लगाने पर, तो समझ जाना कि बैलेंस फोर्स लग रहा है। आप एक अलमीरा को इधर से धक्का दे रहे हो, वो इधर से धक्का दे रहा है, अगर अलमीरा उस तरफ जा रही है इसका मतलब वो एक अनबैलेंस फोर्स है, और अगर वो ना इधर आ रही है ना उधर आ रही है तो अपन समझ जाएंगे कि दोनों तरफ से फोर्स क्या लग रहे हैं, बराबर लग रहे हैं, दे कैंसल आउट ईच अदर, तो नेट फोर्स कितना हो जा रहा है, 0 न्यूटन। अनबैलेंस है ना भाई, अभी तो बताया 10 न्यूटन आएगा आंसर। जब बात करते हो एकदम, जब एक ही साइड लग रहा है दोनों फोर्स तो ऐड होंगे, ऐड होंगे तो क्या आएगा, 5 + 2 7, 5 + 5 10, 10 + 10 भी लगा तो 20। हमको क्या देखना है, डायरेक्शन। अरे सिंपल सा एग्जांपल समझो ना कि आप एक ही टेबल को उधर से भी कोई धक्का दे रहा है इधर से कोई धक्का दे रहा है, अब अगर टेबल नहीं खिसक रही इसका मतलब बैलेंस फोर्स है, और अगर टेबल खिसक गई इसका मतलब अनबैलेंस फोर्स है, और जिस तरफ खिसकेगी उस तरफ से फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, सिंपल। ठीक है, चलो डिफाइन करते हैं फोर्स को, लिखना फोर्स का डेफिनेशन लिखते हैं। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे, है ना, अपन ने जो इसके पहले चैप्टर में पढ़ा है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन थे, वही v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2s, ये सब क्या थे, मोशन के क्या थे, इक्वेशंस। और अब जो पढ़ेंगे वो क्या है, लॉज। हाँ चलो लिखते हैं इसमें, देखो फोर्स, फोर्स हाइफन डाल के लिखना, फोर्स एक सबलाइन डाल लेना, फोर्स के बारे में पहले, तो पहले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में अपन को फोर्सेस पढ़ने हैं, सेकेंड पार्ट में लॉस पढ़ने हैं मोशन के, ठीक है। तो फोर्स का डेफिनेशन लिखते हैं, हाइफन डाल के लिखो, फोर्स इज एन एक्शन, फोर्स इज एन एक्शन, फोर्स का डेफिनेशन लिख रहे हैं, फोर्स इज एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अदर, फोर्स इज एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अदर, एक बॉडी का दूसरे बॉडी पर एक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। फोर्स इज एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन दी अदर, फुल स्टॉप। इन अदर वर्ड्स, जो इन्होंने डेफिनेशन बोली पुश और पुल, वो लिख लेते हैं, इन अदर वर्ड्स फोर्स इज अ पुश और अ पुल, इन अदर वर्ड्स फोर्स इज अ पुश और अ पुल, फोर्स इज अ पुश और अ पुल। पुश और पुल में डायरेक्शन अलग अलग होता है ना, अगर आप किसी बॉडी को पुश कर रहे हो तो आपसे अवे जा रहा है वो बॉडी, और अगर पुल कर रहे हो तो आपके टूवर्ड्स आ रहा है बॉडी, यानी कि डायरेक्शन इन्वॉल्व है फोर्स में। तो फुल स्टॉप के नेक्स्ट लाइन में लिखना, फोर्स हैज अ सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो, फोर्स हैज अ सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो, फोर्स हैज अ सेंस ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो, दैट इज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, that is it is a vector quantity, that is it is a vector quantity, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फोर्स हम देख नहीं सकते बट उसका इफेक्ट हमें दिख जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे, सम इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस आर, सम इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस आर, some effects of forces are, some effects of forces are, पॉइंट वाइज लिखते हैं,
इफेक्ट्स को, सम इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस आर, चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखेगा. फर्स्ट पॉइंट, इट कैन मूव अ बॉडी लाइंग एट रेस्ट. इट कैन मूव अ बॉडी, it can move a body lying at rest. It can move a body lying at rest. एग्जाम्पल लिख लो, एक आध एग्जाम्पल लिखते हैं हर इफेक्ट का. किकिंग अ स्टेशनरी बॉल, किकिंग अ स्टेशनरी बॉल. स्टेशनरी की स्पेलिंग क्या लिख रहे हो? स्टेशन के बाद ARY, ERY भी होता है, पर वो किसकी स्पेलिंग है? कॉपी पेंसिल जहां मिलती है वो स्टेशनरी है ना. और ये स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? रेस्ट. इस स्टेशनरी का क्या मतलब होता है? रेस्ट. हाँ, तो क्या लिखे? किकिंग अ स्टेशनरी फुटबॉल. एग्जांपल करके लिखे हो ना आप लोग. चलो सेकंड इफेक्ट. सेकंड इफेक्ट, इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. इट कैन स्टॉप a moving body. It can stop a moving body. ऊपर वाले पॉइंट का जस्ट उल्टा, मोशन को रेस्ट में लाया. हाँ, वो भी लिख सकते हैं. इट कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी. एग्जाम्पल में लिख लो, अ गोलकीपर. अब वो फुटबॉल मारा है ना फर्स्ट एग्जाम्पल में, तो अब यहां गोलकीपर को पकड़वाते हैं ना. अ गोलकीपर स्टॉपिंग अ फुटबॉल. अ गोलकीपर stopping a football coming towards the goalpost. A goalkeeper stopping a football moving towards the goalpost. Moving towards the goalpost. Third effect लिखना. Third effect, it can change the speed of a moving body. It can change the speed of moving body. It can change the speed of moving body. एक मूविंग बॉडी को रेस्ट में ले आएगा, वो तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, बट यहां रेस्ट में नहीं जा रहा, उसकी स्पीड चेंज करेगा. ठीक है, इट कैन चेंज दी स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी. एग्जांपल लिखो. by applying force on accelerator. By applying force on accelerator. गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है ना, कार होगा तो पैर से फोर्स लगाओगे, और बाइक होगी तो आप हाथ से फोर्स लगाओगे. तो बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑन एक्सेलरेटर, स्पीड चेंजेस. स्पीड चेंजेस. स्पीड चेंजेस. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ इफेक्ट लिखना. It can change the direction of a moving body. It can change the direction of moving body. Direction of moving body. Can change the direction of a moving body. Example लिखो. A carom counter changes its direction. A carom counter मतलब जो गोटी होती है ना. A carom counter, COUNTER, carom counter changes its direction after a collision. Changes its direction after a collision. जैसे आप रिबाउंड मारते तो आप सामने मारे, वो टकरा के वापस पीछे आया था ना, डायरेक्शन आगे था बट सामने वाली वॉल से टकराया तो वो पीछे आ गया, तो फोर्स लगा सामने वाली वॉल से. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. फिफ्थ पॉइंट,
It can change the shape and size of an object. It can change the shape and size of an object. Shape and size of an object. हाइफन डाल के लिखो इसमें एग्जांपल एक. When we squeeze a toothpaste tube, when we squeeze, S-Q-U-E-E-Z-E, when we squeeze, S-Q-U-E-E-Z-E, a toothpaste tube, उसका शेप चेंज हो जाता है ना. A toothpaste tube, comma, it gets flattened. Toothpaste tube, it gets flattened. F-L-A-T-T-E-N-E-D. It gets flattened. हाँ, बहुत सारे लिख सकते हैं. आटा भी लिख सकते हैं, स्प्रिंग लिख सकते हो. ठीक है. लास्ट एक और इफेक्ट. कोई और बताएगा एक और कौन सा इफेक्ट होता है? आप जैसे अभी रूम में घुसे तो दरवाजा फोर्स से टेम्परेचर कैसे चेंज होगा? कुछ भी बोलना है. आप जैसे अभी रूम में घुसे तो क्या हुआ? दरवाजे को धक्का दिए ना. और कुछ नहीं. पोजीशन थोड़ा चेंज. दरवाजा तो वही है अभी भी, देखो. पर क्या हुआ? दरवाजा एक तरफ से अटैच था, है ना. अटैच था ना यहां से, और यहां पे हैंडल था. आपने हैंडल को धक्का दिया तो दरवाजा खुला ना. तो कैसे खुला? ऐसे आगे तो नहीं गया. अपनी जगह पे रह के क्या किया? रोटेट किया. तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट भी करवा सकता है अगर उसका एक एंड कहीं से अटैच है तो. पिवोटेड है, इसको क्या बोलते हैं अपन? पिवोटेड. PIVOTED. एक एंड से वो डोर अगर अटैच है तो वो आगे मोशन नहीं कर पाएगा ना पीछे मोशन कर पाएगा, पर अपने उसी एक्सिस, मतलब ये उसकी एक्सिस हो जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन. इस एक्सिस के अलोंग वो क्या करेगा? रोटेट करेगा. ठीक है. लास्ट पॉइंट लिखना. इट कैन मेक अ बॉडी रोटेट. इट कैन मेक अ बॉडी रोटेट, है ना. इट कैन मेक अ बॉडी रोटेट. एग्जाम्पल लिख लो. फॉर क्लोजिंग अ डोर, we apply a push. For closing a door, we apply a push. ठीक है. तो ये हो गया आपका रोटेशन. तो 6 इफेक्ट हो गए है ना. मोशन से रेस्ट, रेस्ट से मोशन, फिर मोशन से रेस्ट में नहीं लाना, इसकी स्पीड चेंज करना है. तीसरा, फिर डायरेक्शन, शेप साइज एंड रोटेशन. ये 6 इफेक्ट है. हर का अपन एक एग्जांपल लिख लिए हैं. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं टाइप्स में. हैंड डालना. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोशन, सॉरी टाइप्स ऑफ फोर्स. पहले कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट जो आप लोग पढ़ चुके हैं उसको पहले लिख लेते हैं, फिर बैलेंस अनबैलेंस नया वाला पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ फोर्सेस, इसमें हाइफन डाल के लिखो. फोर्सेस कैन बी contact forces, can be contact forces and non-contact forces. Forces can be contact forces and non-contact forces. पहले कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में लिखते हैं, तभी डालना कॉन्टैक्ट फोर्स. मैंने आपको समझा दिया क्या होता है ये, जिसमें वो दोनों बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट होना जरूरी है ना. फिजिकल कॉन्टैक्ट होना चाहिए. हाइफन डाल के लिखो. अ फोर्स इन्वॉल्विंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज. अ फोर्स इन्वॉल्विंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज. Force involving direct contact of two bodies is called a contact force.
contact force is called a contact force. इसमें ए और बी दो टाइप के लिखेंगे. ए लिखो फर्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स देखो आइफन डाल के. इट एक्ट्स टू रेड्यूस, इट एक्ट्स टू रेड्यूस. समझे ना फ्रिक्शन क्या होता है? अगर एक सरफेस में एक बॉल रोल हो रही है तो है ना, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रहा होगा जो इस बॉल को स्टॉप कर रहा होगा, है ना? समझ रहे हैं क्या? तो उसी फोर्स को अपन क्या बोल रहे हैं? फ्रिक्शनल फोर्स. ये फोर्स आपने अप्लाई किया किक करके, और ये फोर्स ग्राउंड अप्लाई कर रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है. हाँ, क्या लिखे? इट एक्ट्स टू रिड्यूस रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन. इट एक्ट्स टू रिड्यूस relative motion between the surfaces of contact. Relative motion between the surfaces of contact. It acts to reduce, reduce करता है ना मोशन को, वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स में, क्योंकि लिक्विड दे रहा है ना बॉयंट फोर्स आपके सब्सटेंस को, तो बिना टच किए कैसे देगा? द फोर्स क्या लिखे? इट एक्ट्स टू रिड्यूस रिलेटिव मोशन बिटवीन दी फोर्सेज ऑफ, सॉरी, सरफेसेज ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है. एक और बी लिखना. बी, नॉर्मल फोर्स. नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स. देखिए आप लोग एक बेंच में बैठे हो, मैं यहाँ पे स्टेज पे खड़ा हूं ना, आप बैठे हो तो नीचे जा रहे हो ना, मैं खड़ा हूं तो मैं नीचे जा रहा हूं. उसका कारण है कि जब आप एक सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगाते हो, वो फोर्स किसके बराबर होता है? आपके वेट के बराबर. आपके वेट के बराबर, राइट? उतना ही फोर्स आपको नीचे से ऊपर की तरफ लगता है. इसी फोर्स को अपन कहते हैं नॉर्मल फोर्स. तभी तो ना आप नीचे जा रहे हो ना आप ऊपर आ रहे हो. अगर ये फोर्स ज्यादा होता तो आप नीचे धंस जाते, और ये फोर्स ज्यादा होता तो आप ऊपर जाते. तो ना आप ऊपर जा रहे हो ना आप नीचे जा रहे हो, आप अपनी जगह पर कांस्टेंट हो. इसका मतलब एक फोर्स नीचे से लग रहा है जो आपको वहां पर क्या रखे हुए हैं? बैठाए रखे हैं या खड़े रखे हैं, और उसी फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स. तो ये किसके कारण होता है? हमारे वेट के कारण. ठीक है, लिखो इसमें आइफन डाल के. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी. ये मैथ्स में नॉर्मल को क्या बोलते हैं? और मैथ्स में पढ़े नॉर्मल? ए, क्या ए? ये बोला सर के, क्या के? कांस्टेंट के. नॉर्मल मैथ्स में नहीं सुना कभी? नॉर्मल नहीं. 90 डिग्री परपेंडिकुलर को अपन नॉर्मल भी बोलते हैं. नहीं, मैथ्स में नहीं पढ़े? ड्रॉ अ लाइन नॉर्मल टू, या हाँ वो भी था कि आपका सरफेस है और ये इंसिडेंट रे आती है, जिस पॉइंट पे आएगी उस पॉइंट से 90 डिग्री पर एक लाइन बनाएंगे और उसको क्या बोलते थे? नॉर्मल. है ना? याद आ रहा है? तो नॉर्मल मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर. तो ये भी तो फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है ना, तो वही लिखना चाह रहे हैं, इसलिए परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल फोर्स. तो क्या लिखिए? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू दी, perpendicular to the surface of contact. The force acting on a body perpendicular to the surface of contact. The force acting on a body perpendicular to the surface of contact is called a normal force. Is called a normal force. Is called a normal force. है ना? ये वाला डायग्राम बना लो आप लोग. यहां एक बॉक्स रख देते हैं, है ना? बॉक्स का वेट नीचे की तरफ दिखाना और एन ऊपर की तरफ दिखाना. हाँ, काइंड ऑफ बैलेंस ही, तभी तो वो बॉडी वहीं पर है. बना लो ये वाला. एन लिख देना. एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल. और ये वाला डायग्राम भी बना लो. ये फ्रिक्शनल फोर्स को दिखा देना, स्मॉल एफ.
Small f is frictional force. ठीक है, चलो सेकेंड लिखेगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इसको कुछ नंबरिंग दियो क्या? रोमन नंबर 1 दे दो तो अगला हो जाएगा रोमन नंबर 2. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हाइफन डाल के लिखो. द फोर्स एक्टिंग, द फोर्स विच अ बॉडी अप्लाइज, ऐसा लिखो. द फोर्स which a body applies, the force which a body applies, the force which a body applies on another body, force which a body applies on another body, on another body, when the two bodies are not in contact with each other, when the two bodies are not in contact with each other, when the two bodies are, है ना, ये वो फोर्स है जो एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर लगा रही है जब वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है. when the two bodies are not in contact with each other, when the two bodies are not in contact with each other. उसमें लिख लो एबीसी करके. फर्स्ट लिखो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. एक और सेकेंड लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड थर्ड लिख लो मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स ना, ये तीनों आपके नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल हो जाएंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट. थर्ड लिख लो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. बैलेंस्ड एंड unbalanced forces. Balanced and unbalanced forces. एक साथ लिखते हैं, एक पैराग्राफ दोनों का बनाते हैं. लिखना फर्स्ट पैराग्राफ में बैलेंस के बारे में. तो क्या पढ़े जब बैलेंस के बारे में कि बैलेंस फोर्स क्या होते हैं, जिसका नेट फोर्स क्या हो रहा है, जीरो, है ना. रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो. बिकॉज माय हाइफन डाल के डेफिनेशन, व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, when the forces acting on a body, when the forces acting on a body cancel out the effect of, when the forces acting on a body cancel out the effect of, when the forces acting on a body cancel out the effects of each other, cancel out the effects of each other. huh? cancel out, cancel की spelling CANCEL, cancel out. एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं. जैसे देखो देखो, आपने बॉक्स यहां रखा ना, ये फोर्स चाह रहा है कि बॉक्स राइट में जाए, ये फोर्स भी बराबर लग रहा है, वो ये चाहेगा कि वो इधर ना आए. मतलब वो इसके इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है और ये इसके इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है. दे कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ, क्योंकि इसका इफेक्ट क्या होगा, द बॉक्स विल मूव टुवर्ड्स राइट, और इसका इफेक्ट क्या होगा, द बॉक्स विल मूव टुवर्ड्स. दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं. बॉक्स वहीं रहेगा, ना लेफ्ट जाएगा ना राइट जाएगा. दे कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर in such a way that, in such a way that, in such a way that the resultant force, resultant force मतलब वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फोर्स आ रहा है, the resultant force, इसको अपन नेट फोर्स भी बोल सकते हैं. समझ रहे हैं, नेट फोर्स, टोटल फोर्स, टोटल भी बोल सकते हो. such that the resultant force is zero, such that
the resultant force is 0, such that the resultant force is 0, comma, then these forces are said to be balanced. Then these forces are said to be balanced. Then these forces are said to be balanced. एक एग्जांपल लिखते हैं अपन. अब वही सरफेस में एक बॉक्स रख लेना, है ना, इधर से एक फोर्स लगाना F1 न्यूटन का और इधर से फोर्स लगाना F2 न्यूटन का. बना लो पहले बॉक्स, में मैं नीचे लिखवा देता हूं. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं ना. अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हुए तो इसको अपन बैलेंस फोर्स बोलेंगे, है ना. हाँ, लिखो नीचे. इफ फोर्सेस F1 एंड F2, if forces F1 and F2, if forces F1 and F2 act on the body from opposite directions, if forces F1 and F2 act on a body from opposite directions, if force F1 and F2 act on the body from opposite directions, and if they are equal, and if they are equal, and if they are equal, comma, then they cancel out their effect. Then they cancel out their effect. Then they cancel out their effect, and the net force is 0. And the net force is 0. And the net force is 0. And the body, cancel out their effects लिखा है कि क्या लिखा है मैंने? And they cancel out their effect, and the force, and the net force is 0, and the body remains at rest. And the body remains at rest. And the body remains at rest. एक डेफिनेशन और लिखना, एक्सेलरेशन 0 होता है, उसका एक डेफिनेशन लिखते नीचे लिखो. When balanced forces act on a body, when balanced forces act on a body, when balanced forces act on a body, the acceleration of the body is 0. When balanced forces act on a body, the acceleration of the body is 0. The acceleration of the body is 0. ठीक है, ये बैलेंस हो गया. अनबैलेंस के लिए एक पैराग्राफ लिखो. Unbalanced forces are the forces. Unbalanced forces are the forces, comma, which when acting on a body, which when acting on a body produce acceleration, कॉमा देख करके produce, कॉमा के बाद produce acceleration. When acting on a body produce acceleration. ठीक है, देखिए वहां कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, नेट फोर्स 0 नहीं होगा. Full stop. The net force is not 0. The net force is not 0. Acceleration, which when act on a body produce acceleration, उस बॉडी को एक्सेलरेट करेगा, है ना. That is the net force is not 0. समझ गए क्या? Net force is not 0.
एक एग्जांपल ऐसी बॉक्स वाला बना लो, आप एक बॉक्स में दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन से लगाना, F1 एंड F2, ठीक है, F1 एंड F2, और एक और अपोजिट डायरेक्शन से लगाना, बट वहां ऐसा लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे कि F1 F2 के बराबर नहीं है ना, ये भी तो अनबैलेंस फोर्स होगा ना अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो। सुन रहे हैं क्या? सिर्फ यही एग्जांपल अनबैलेंस की नहीं करा कि सर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो बैलेंस बोलेंगे और सेम डायरेक्शन में होगा तो अनबैलेंस, ऐसा नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन वाले को भी अनबैलेंस बोल सकते हैं, बशर्ते वो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। समझ रहे हैं क्या? दोनों एग्जांपल ड्रॉ करना, एक में दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक में दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, बट दोनों अनइक्वल है, ठीक है। प्रोवाइडेड करके लिख लो, प्रोवाइडेड F1 नॉट इक्वल टू F2, प्रोवाइडेड F1 नॉट इक्वल टू F2, तो ये भी एक अनबैलेंस फोर्स का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इतना हमें फोर्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट तो अपन ऑलरेडी लिख चुके, एक यूनिट भी लिख लेते हैं, लिख लो नीचे, यूनिट, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन। ऐसा यूनिट लिखना, ऐसा यूनिट इज न्यूटन, ब्रैकेट में कैपिटल N, एंड सीजीएस यूनिट इज डाइन, DYNE, DYNE। इनका और एग्जैक्ट मीनिंग अपन जब सेकेंड लॉ पढ़ेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा और कि न्यूटन बोले किसको है ना। अपन तो यूनिट्स क्या क्या पढ़े हैं, केजी पढ़े हैं, मीटर पढ़े हैं, सेकेंड पढ़े हैं, सेल्सियस पढ़े हैं, ये सारी यूनिट्स होती है ना। न्यूटन यूनिट तो हमने पढ़ी नहीं है, वो इन्हीं का कॉम्बिनेशन है जिसको शॉर्ट फॉर्म में न्यूटन बोलते हैं। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? चलो बता भी देता हूं आपको, न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख लो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां लिख लो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डाइन और न्यूटन का मीनिंग है ना। अभी अपन पढ़ेंगे फॉर्मूला, भी अपन ने फोर्स का फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो हम फोर्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे ना तो मैं आपको इन दोनों का रिलेशनशिप भी बताऊंगा। जैसे हर ऐसा यूनिट अपने सीजीएस यूनिट का रिलेटेड होती है कि नहीं, मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशनशिप है या नहीं, क्या है रिलेशनशिप, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। केजी और ग्राम का रिलेशनशिप है या नहीं, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। मिनट और आर का यूनिट रिलेशन है कि नहीं, मिनट और सेकंड का रिलेशन भी है। तो अगर कोई एक ही चीज की अलग अलग यूनिट्स होती हैं तो उसके आपस में क्या होते हैं, उनके रिलेशनशिप होते हैं, तभी तो आप कन्वर्ट कर पाते हो ना एक यूनिट को दूसरे यूनिट में। समझ रहे हैं? तो वैसे ही न्यूटन और डाइन के बीच में भी एक रिलेशन होना चाहिए कि एक न्यूटन का मतलब कितना डाइन होता है, या एक डाइन का मतलब कितना न्यूटन होता है। तो वो अपन डिराइव करेंगे जब अपन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज अपन फोर्स तक ही पढ़ते हैं। जो अपना लॉज है ना, समझना, पहला लॉ इसी के ऊपर बेस्ड है। सुन लो, अभी 3 लॉ पढ़ने अपने को, जैसे 3 इक्वेशन पढ़े थे वैसे ही 3 लॉ पढ़ने हैं, जिसमें पहला लॉ बहुत सिंपल है। अगर आप भी होते तो आप समझ जाते कि ये लॉ क्या है, या उस समय आप भी निकाल देते ये लॉ। अगर ये पेन मैंने यहां पे रख दिया आज, ठीक है, हाँ, तो कल भी वही रहेगी जब तक कि इस पे कोई फोर्स लगा करके इसको हटाए ना। यही हमारा फर्स्ट लॉ है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, अगर वो मोशन में है तो इट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन, जब तक कि एक अनबैलेंस फोर्स उसमें अप्लाई नहीं होता। अनबैलेंस जरूरी है, हाँ या ना? अगर बैलेंस लगाएंगे तो वैसे भी नहीं मूव होने वाला। तो एक क्या चाहिए हमें, अनबैलेंस। मतलब सोच लो ये पेन यहीं पे रहता, मैं इसको आके निकालने की कोशिश कर रहा हूं और अक्षांश आके इसको दबा रहा है, तो निकल ही नहीं पाएगा। तो ये एक बैलेंस फोर्स लगा इसके ऊपर, जिसके कारण वो बॉडी जो रेस्ट पे थी वो रेस्ट पे ही रह जाएगी। तो जब तक एक आप अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाओगे बाहर से, तब तक वो बॉडी जिस स्टेट में वो उसी स्टेट में रहने की उसकी टेंडेंसी होती है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक आप एक बाहर से अनबैलेंस फोर्स उस बॉडी को नहीं लगाते। यही फर्स्ट लॉ है, ठीक है।
तो उसका स्टेटमेंट अपन नेक्स्ट क्लास में लिखते हैं, इसे कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। इनर्शिया अपन इसी में पढ़ेंगे, इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं कि जो बॉडी अपने जिस पोजीशन पे है, जिस कंडीशन पे है, उससे वो चेंज होने में रेजिस्ट करती है। जो बॉडी रेस्ट में है वो तुरंत से मोशन में नहीं आती, जो मोशन में वो तुरंत से रेस्ट में नहीं आती। आप इस फैन को बंद करेंगे तुरंत थोड़ा रुकेगा, घूमता रहेगा बहुत देर तक। गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे तुरंत नहीं रुकती गाड़ी, थोड़ा देर बाद रुकती है। तो यहाँ क्या है, जो बॉडी मोशन में थी वो रेस्ट में आने को क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है। रेजिस्ट मतलब जो आप लोग करते हो यहाँ आने के लिए घर से, कि मम्मी पापा धक्का देके घर से भगाते हैं और हम नहीं जाएंगे हम नहीं जाएंगे, वो आप रेजिस्ट करते हो कि नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं क्या? तो ये रेजिस्टेंस हर बॉडी में होता है, हर चीज के पास एक रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में इसी को इनर्शिया बोलते हैं। समझ रहे हैं क्या? हाँ नहीं, वो इनर्शिया थोड़ी ना है।